शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि इसका नाम क्या है, इस कानून का। तो इस कानून को कहते हैं कानूनी शहादत ऑर्डर। ये बना कब था? 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर 1984 को आया ये कानून। कानूनी शहादत ऑर्डर बनने से पहले कौन सा कानून था? तो ये कानून था कानूनी शहादत ऑर्डर बनने से पहले लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। यानी इस कानून को कानूनी शहादत ऑर्डर बनाने से पहले ये कानून था लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। आया ये 1872 के कानून को कानूनी शहादत ऑर्डर बनाने का किसने मशवरा दिया या किसने ऑर्डर दिया? तो भाई जब थर्ड मार्शल लॉ लगा था यानी 5 जुलाई 1977 को जब तीसरा मार्शल लॉ लगा था जवाहरलाल का, तो वो प्रो मौलवी टाइप थे, प्रो इस्लामिक थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एविडेंस का कानून है, जो शहादत का कानून है, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। तो उसमें फिर ये किया गया कि कुछ आर्टिकल्स भी चेंज किए गए और बाकी 80% आर्टिकल के बस नंबर चेंज कर दिए गए। यानी इंडिया में आज भी लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट चलता है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों मुल्कों के जो कवानीन है वो सेम है। बस हर किसी का अपना अपना नाम का फर्क किया है, बाकी ऑलमोस्ट कवानीन सेम है। 80% 90% कवानीन सेम है, बाकी अपने अपने मुल्क की जरूरत के मुताबिक कुछ कुछ अमेंडमेंट्स आती गई। जैसे हमारा CRPC है, ये 1898 का है। हमारी PPC है, ये 1860 की है। हमारा CPC है, 1908 का है। इवन कि 1908 से 1872 का ही था CPC भी, उसको बाद में चेंज करके 1908 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई। तो लॉ सारे पुराने ही है, लेकिन क्या किया है हमने वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस किए। तो लिहाजा कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 बना 28 अक्टूबर को। इससे पहले इस कानून का नाम था लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। ये चीजें आपके MCQs हैं, लिहाजा सरदार साहब इनको नोट रखना है, जेल में रखना। उसके बाद इस कानून को लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट को कानूनी शहादत बनाने का जो ऑर्डर पास हुआ था वो 5 जुलाई 1977 को पास हुआ था। अब बात करते हैं कि इसके टोटल आर्टिकल कितने। आर्टिकल है इसके 166, यानी 166 आर्टिकल है इस कानून में शहादत ऑर्डर के। इसके चैप्टर्स कितने? इस कानून के जो चैप्टर्स हैं वो 13 हैं। इसके पार्ट्स कितने? इसके 3 पार्ट्स। क्योंकि हमारा पेपर आना है MCQs बेस, हमने लॉ को भी पढ़ना है तो MCQs बेस की सेंस में रख के पढ़ना है, लेकिन उस सेंस को डेवलप करने से पहले हमने लॉ पढ़ना। मैं जब आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो पेपर मैं बनाता हूं या जो पेपर आते हैं वो कैसे आते हैं। इवन के बाद दफा स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपके पेपर ज्यादा टफ होते हैं बजाय कि एग्जाम के। कल वाले लेक्चर में, यानी जो मंडे को लेक्चर हुआ, उसमें हमने पढ़ा आर्टिकल 1 से लेकर 45 आर्टिकल तक। कल लेक्चर में हमने पढ़ा आर्टिकल 46 से 101 तक। आज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 102 से 166 तक ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। टॉपिक है जी हमारा पेज नंबर, या जिसके पेज नंबर निकाल बुक 128 पेज नंबर है बुक का, वो निकाल।
ये कुछ टॉपिक्स जो है ना आप लोगों के लिए इकट्ठे चलेंगे जो सेम होगा, बाकी जहाँ पे आपका लॉ चेंज होगा इनका चेंज होगा वहां पे सेपरेट हो जाएगा। आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं हम 102। इससे पहले इसका चैप्टर नंबर है 6 और उसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक्सक्लूड कर देना, किसी चीज को निकाल देना, माइनस कर देना। एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अब इसका मतलब यह है कि जहां पर कागजी या दस्तावेजी शहादत की जरूरत होगी वहां पे जुबानी शहादत नहीं चलेगी। एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब इसको पढ़ लेते हैं आर्टिकल 102 के मुताबिक। इसकी टाइटल लाइन पढ़िएगा, एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, grants and other disposition of property reduced to form of document when the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of document, and in all cases in which any matter is required by law, any matter required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant, other disposition of property of such matter except the document itself। कानून क्या कहता है? जहां पे आपने कोई मुआहदा किया है, कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, वहां पर कानून ये कहता है कि वो तहरीरी शक्ल में हो। और अगर किसी चीज को, किसी मैटर को लॉ रिक्वायर्ड करता है कि वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो, तो वहां पर जुबानी बात नहीं चलेगी और ना जुबानी एविडेंस को वहां पे अहमियत दी जाएगी। टाइटल लाइन दोबारा पढ़ें फिर आइडिया हो जाएगा। एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट्स है या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी का लेन देन है, तो वो किस शक्ल में होगा? रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी उसको लिखा जाएगा, उसको तहरीरी सबूत मांगा जाएगा, जुबानी बात उसकी नहीं सुनी जाएगी। आर्टिकल 103 पढ़ते। राशि समझ आया आर्टिकल सरदार साहब? एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ऑरल एग्रीमेंट, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस of oral agreement when the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of document have been proved according to last article, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted। वो उसी बात की तायद करके आर्टिकल 103 पढ़ा है, इसकी टाइटल लाइन पढ़ी, ये 103। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ऑरल एग्रीमेंट, यानी जहां पे कानून ये कहता है आपका एग्रीमेंट है, कोई ग्रांट है, कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, उसको लॉ रिक्वायर्ड करता है कि भाई ये लिखा होना चाहिए, और साथ ही इसमें ये कह दिया नो एविडेंस ऑफ एनी ऑरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड, यानी कोई भी जुबानी बात इस चीज के मुताल्लिक नहीं सुनी जाएगी। आर्टिकल पढ़ते हैं 104, नेक्स्ट पेज पे। Exclusion of evidence against application of document to existing facts when language used in a document is plain in itself and when it applied accurately to existing facts, evidence may not to be given to show that it was not meant to apply to such facts। अब आर्टिकल 104 के मुताबिक कानून कहता है कोई भी एग्रीमेंट वो साफ तौर पर, वाज़े तौर पर लिखा हुआ है और एक्सप्लेन कर रहा है कि उसमें क्या कह रहा है, अगर उसकी तहरीर वाज़े तौर पर बयान करती है कि इसका मौक़िफ़ क्या है, तो उसको फर्दर साबित करने की या उसमें एविडेंस की जरूरत नहीं है। यानी इसकी जरा लाइन पढ़िएगा जिस पर मैं लाना चाह रहा हूं। व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन ए डॉक्यूमेंट इन प्लेन सेंस इज प्लेन इन इटसेल्फ, यानी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज ही इतनी सादा है कि उससे उसका मतलब जाहिर हो रहा है, तो उसको फर्दर प्रूव करने के लिए एविडेंस की जरूरत नहीं है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, ए ने बी को कोई घर सेल कर, इतनी इवज, इतने मरले, ये प्लॉट है, इतनी पेमेंट, इतने ठीक है, डॉक्यूमेंट सिर्फ सादा, दोनों बंदों के साइन है, फर्दर उसको साबित करने की जरूरत ही नहीं। अब आर्टिकल पढ़ते हैं 105। एविडेंस एज टू गिवन
evidence as to document unmeaning in reference to existing facts. When language used in a document is plain in itself but is unmeaning in reference to existing facts, evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense. अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 105 कानून ये कहता है कि आपने जो एविडेंस या डॉक्यूमेंट लिखा है वो अनमीनिंग है, वो किसी एक चीज को वाजे नहीं करता, मुबहम, कंफ्यूज कर रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, उसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ए अपना घर सेल करता है बी को, ए सेल टू हिज हाउस टू बी, बी को अपना घर सेल करता है। जब बी घर मांगता है तो ए कहता है भाई मैंने आपको लाहौर वाला घर सेल, बी कहता है, ए कहता है मैंने लाहौर वाला घर सेल किया, बी कहता है भाई मैंने लाहौर वाला नहीं, मैंने कराची वाला खरीदा। इस चीज को मानते हैं कि घर उसने खरीदा और बेचा। यहाँ पे आकर थोड़ा सा डाउट पैदा हो, कौन सा घर खरीदा? ए कहता है मैंने कराची वाला खरीदा, बी कहता है सॉरी, ए कहता है मैंने लाहौर वाला सेल किया, बी कहता है मैंने कराची वाला खरीदा। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए दोनों पार्टी एविडेंस, खरीदा बेचा कौन सा, यानी व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन ए डॉक्यूमेंट इज अनमीनिंग, यानी कोई वाज़ेह बात ना करते। आर्टिकल पढ़ते हैं 106। Evidence as to application of language which can apply to one only or several persons. Several persons. अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 106 कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 106 ये कहता है जब आपका आर्टिकल जो है बहुत सारी चीजों या बहुत सारे इंसानों में से किसी एक पर सही अप्लाई होता है, बहुत सारे लोग हैं उन बंदों में से किसी एक पर सही अप्लाई हो रहा है, या बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज पर सही अप्लाई हो रहा है, कैसे साबित होगा? इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। ए सेल हिज हॉर्स, ए अपना घोड़ा बेचता है बी को, कि मैंने अपना व्हाइट रंग यानी सफेद रंग का घोड़ा बी को बेच दिया, लेकिन ए के पास सफेद रंग के 3 घोड़े। बात क्या की कि मैं अपना सफेद रंग का घोड़ा बी को बेचा, अब ए के पास 3 घोड़े हैं सफेद रंग के, लेकिन फर्क कहां पे है? एक नॉर्मल है या इसको नॉर्मल कहने की बजाय जनरल पे है। एक जनरल हॉर्स है, ये रेसिंग है, दूसरा रेसिंग है, तीसरा डांसिंग है, तीनों वाइट। जो खरीदने वाला है वो कहता है मैंने डांसिंग खरीदी, जो बेचने वाला है वो कहता है मैंने ये जनरल घोड़ा जो था नॉर्मल मेरे हवेली का वो मैंने बेचा। अब यहाँ पे एविडेंस की जरूरत है। ए ने अपना मौका इसकी हद तक साबित कर, डी ने अपना मौका इसकी हद तक, यानी दोबारा पढ़ो। When the facts are such that the language used might have been meant to apply to any one and could not have been meant to apply to more than one, यानी जो डॉक्यूमेंट की तहरीर है वो किसी एक पर अप्लाई हो रही है, एक से ज्यादा पर अप्लाई नहीं होती। अब वो किस एक पर अप्लाई होगी वो उसके लिए एविडेंस की जरूरत है। यानी जो आपका एग्रीमेंट है, जो मुआहदा है, उसकी तहरीर किसी एक पॉइंट पर सही साबित होगी, और किस पर हो रही है ये दोनों पार्टियों की। ये कहता है ये बेचा, ये कहता है मैंने ये खरीदा है, तीनों ही वाइट। इस एग्जाम्पल का मकसद ये होता है कि उसके कंसेप्ट को समझना कि इस आर्टिकल का कंसेप्ट क्या है। ओके, अब हमारे पास है आर्टिकल 107, ये भी कुछ इसी तरह का। एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज। अब आर्टिकल 107 कहता है जो लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट है वो 2 सेट्स पर अप्लाई होती है, 2 पोर्शन पर या 2 जगह पर अप्लाई होती है, लेकिन दोनों में से किसी एक पर मुकम्मल अप्लाई नहीं होती। आदि इस बात की भी तायद कर जाता है, आदि इस बात की भी तायद कर जाता है, दोनों की एक बात, दोनों में से किसी एक बात की पूरी तायद नहीं करता। 2 बंदे बैठे अपना अपना मौकफ दे रहे हैं, सरदार साहब ने अपना मौकफ दिया, इनके याद मौकफ की तायद कर दी, आपने अपना मौकफ दिया था, आपका भी मान ली। जब आप पूरी बात मनवाने लगते कहता है नहीं इतनी बात आपकी ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है,
या जो जब आप वो अपनी बात करते हैं आपको कहा जाता है इतनी बात आपकी ठीक है, बाकी जो कह रहे हैं वो गलत। आधी बात मानती है इस आर्टिकल के मुताबिक, आधी पर नहीं अप्लाई होता, दोनों पर अप्लाई होता, लेकिन मुकम्मल तौर पर किसी एक पर भी अप्लाई नहीं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इधर देखिए, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि मेरा एक घर है जो सी के पास, मेरा एक घर है जो सी के पास, और वो घर है मॉडल टाउन। जब बी ने सी से पूछा कि भाई तुम्हारे पास ए का घर है, वो कहता है, कहता कौन सा, वो कहता है जी मेरे पास पीएचए वाला। इतनी बात ठीक हो गई कि सी के पास ए का घर है। जब उसने दूसरी बात की तस्दीक करना चाहिए कि मॉडल टाउन वाला, वो कहता नहीं मेरे पास दूसरा सरदार साहब की जमीन है। एक बंदा कहता है जी, सरदार साहब किसी बंदे का नाम ले लेते हैं कि मेरी फलां बंदे के पास जमीन है ठेके पे। आप जाते हैं जी तेरे पास सरदार की जमीनें हैं, हाँ जी ये 12 चक की जमीनें हैं। सरदार कहता है मेरी 10 चक की जमीन है उसके पास। यानी आधी बात तो ठीक होगी ना कि उसका मकान उसके पास है, लेकिन वो कहता है कि हाँ मॉडल टाउन वाला, वो कहता है नहीं भाई दूसरा है। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। When the language used apply party to one set of existing facts and partly to another set of existing facts, but the whole of it does not apply correctly, is either evidence may be given to show to which of two set it was meant to apply। यानी आधी बात की तायद करता है, आधी दूसरे की बात की तायद करता है, पूरी किसी एक की भी बात की तायद नहीं हो रही। तो इस सेंस को प्रूव करने के लिए एविडेंस की जरूरत है कि एग्जैक्ट बात किसकी हो रही। आपने अपना मौकफ साबित करने के लिए एविडेंस देना, उसने अपना मौकफ साबित करने के लिए एविडेंस। पॉइंट समझ आ रहे हैं? ऑनलाइन वालों आपको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? ये मैसेज करके जरा मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ कानून शहादत है, कहाँ उसमें मैथ डाल दिया है। एक जनरल तौर पर तो मैथ वाली एग्जाम्पल्स है ना, लेकिन जब तक एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे नहीं आपकी पल्ले चीजें पड़ेंगी नहीं। क्योंकि कानून शहादत ऑर्डर एक ऐसा लॉ है जिसके लिए बड़े बड़े हाथ खड़े कर जाते हैं कि ये नहीं पल्ले पड़ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेवरेट ये है। Evidence as to meaning of illegible character. Evidence may be given to show the meaning of illegible or not commonly intelligible character of foreign, absolute, technical, local, and provincial expression of abbreviation and words of which used in peculiar sense. अब according to this article कानून ये कहता है, अगर आपने किसी एग्रीमेंट में कुछ खास अल्फाज, कोई खास इलाके की टर्म, कोई खास लैंग्वेज के वर्ड यूज किए हैं या कुछ अब्रिविएशन यूज की है, तो उसको एग्जैक्ट बताने के लिए एविडेंस की जरूरत है। एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। वर्ड है जी HEC। अब जिस बंदे को नहीं पता HEC का मतलब हायर एजुकेशन कमीशन होता है, वो तो कंफ्यूज होगा। तो इस वजह से अगर किसी एग्रीमेंट में, किसी डॉक्यूमेंट में कोई अब्रिविएशन या कोई खास वर्ड या किसी फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड लिखे हुए हैं, तो उनकी वजाहत के लिए एविडेंस की जरूरत है कि भाई इसका मतलब क्या बात है। ओके, एक और कोशिश किया करें, अगर जिस आर्टिकल के बारे में जो समझ आती है ना, क्योंकि मैंने तो समझाते हुए एक आर्टिकल के लिए क्या पता कोई 4 से ज्यादा एग्जांपल्स दे जाऊं, तो कोशिश ये किया करें जो आर्टिकल की एग्जांपल आपको समझ आए, जितना समझ आए उसके ऊपर लिख लिया करें, या उस आर्टिकल के मुताबिक अपनी नोटबुक में एक लाइन लिख लिया करें। उससे होगा ये कि आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको वो कंसेप्ट याद रहेगा जो मैंने ड्यूरिंग क्लास पढ़ाया। मैं अक्सर एग्जांपल कोट करता हूँ कि 20 साल की स्टडी में बहुत कुछ किया है, लेकिन क्लासेस याद नहीं, लेकिन वो क्लासेस आज भी याद हैं जो कहीं ना कहीं नोटबुक पे लिखी हुई।
जब उस एक आर्टिकल को, एक लाइन को पढ़ते हैं, वो सारा याद हो जाता है। हमारी एलएलबी के पहले साल की क्लास थी, तो मेरा एडमिशन सबसे लेट था। मैं क्लास में गया तो एक क्लीन शेव बंदा और थोड़ा सा बाई फेस भी ठीक ही था, तो मैंने जाते ही पहले दिन गजल बोल दी स्टेज पे जाके, डाइस पे जाके। तो कॉलेज में रौला पड़ गया जी, क्लास में शायर आ गए, एलएलबी के पार्ट 1 में अगर शायर आ गया। तो अब मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर कौन कौन नजरें रखना शुरू हो गया। एक लेक्चर हुआ तो मैंने उसमें ना टीचर्स के साथ मजाक लगाना शुरू किया। सर कहते हैं भाई किसी ने चीटिंग नहीं करनी, तो मैंने उसका रिबर्टल ये दिया कि अगर कोई चीटिंग करता पकड़ा गया तो सर उसको पार्टी दें। यानी हम बड़े अच्छे टीचर थे हमारे, हमद साहब। तो अब ये चीजें मुझे, हमारी एक क्लास फेलो थी, उसने 3 साल बाद सेंड की। यानी ड्यूरिंग क्लास मैं जो वर्ड्स बोल रहा था वो लिख रहे थे। अब पता नहीं अब कहाँ है, मुझे तो उसका आइडिया नहीं है, लेकिन किस सेंस में लिखा मुझे वो भी आइडिया नहीं। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि उसने जब वो वर्ड्स मुझे सेंड किए, मैंने अल्फाज पढ़े, मैंने कहा ये तो मैंने कहे थे। मैं जब उन अल्फाज को पढ़ रहा था तो मैं दोबारा फिर अभी मैं बयान किया तो मेरे सामने वो क्लास का मंजर, वो सारी चीजें एकदम आंखों के सामने आना शुरू हो गई। तो नोट करने का जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो चीज आप नोट कर रहे होते हैं वो बज़ाहिर आपको वो थोड़े से अल्फाज लग रहे होते हैं, लेकिन वो उन अल्फाज के अंदर उस वक्त का टेम्पो, उस वक्त के मूवमेंट्स, उस वक्त का सारा नॉलेज कुछ वर्ड्स में आ जाता है। इस वक्त इस क्लास में ये चीज हमने सुनी थी, पढ़ी थी, इस अंदाज में सर बता रहे थे, वो सारा जेस्चर आ गया। मुझे आज भी, अभी मैंने बात बताई, मुझे आज भी याद है मेरी उस रॉ में किस नंबर पे सीट थी, का मेरे सामने कौन बैठा था, मेरे लेफ्ट पे कौन था, राइट पे कौन था, हम किस क्लास में कितने बजे। यानी ये लिखी हुई चीजों को पढ़ने का ये होता है। मैं शायर हूं तो मैं लिखता रहता हूँ। मैं अक्सर अपनी पोइट्री के कभी कभी डायरी खोलूंगा तो मुझे लगता है कि कभी कोई 2016 की लिखी हुई है, कोई 18। जब मैं उस पोइट्री के ऊपर डेट देखता हूँ तो उस पोइट्री के साथ साथ वो वक्त भी याद आ जाता है कि इस वक्त मैं फलां कमरे में बैठा हुआ था, या डेरे में बैठा हुआ था, या किसी क्लास में बैठा हुआ था। ये चीजें आपको पूरा मंजरनामा शो करते हैं, तो नो किया कर। आर्टिकल 109 कानून शहादत ऑर्डर का, who may give evidence of agreement bearing terms of document. Person who are not parties to a document or their representative in interest may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement bearing the terms of document. आपने एक डॉक्यूमेंट शो किया, जो बात आप कर रहे हैं लेकिन उसकी जो टर्म्स है वो और है, उससे वेरी कर रही है, उससे मुख्तलिफ है, तो भाई उसको साबित करने के लिए आपको एविडेंस की जरूरत है कि जो आप बात कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं दोनों में तजाद है। होता है ना, बंदा बात कुछ करके जाता है, तहरीर कुछ लिख के ले आता है। ऐसा होता है ना अक्सर, बाद डेरे में फैसला कुछ किया होता है, जब एग्रीमेंट बन के आता है उसके अल्फाज ही और होते हैं, क्योंकि अल्फाजों पे तो गेम चलती है। बंदा बाद में देखता है ये बात तो हमने की नहीं थी जो इन्होंने लिख ली। समझ आ गई। आर्टिकल 110 सेविंग्स ऑफ सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 जो विल का कानून है वो एक बकायदा लॉ बन चुका है। अब कौन सा लॉ है सक्सेशन एक्ट का? सक्सेशन एक्ट 1925 का पूरा लॉ है, लिहाजा ये आर्टिकल खत्म हो चुका है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। 110 जो है ना उसके लिए इतना ही हमने देखना है कि सक्सेशन एक्ट 19, यानी ना अगर बिल के कानून को 110 को देखना है तो इसके लिए हमें फिर सक्सेशन एक्ट 1925 देखना है। इतनी सी बात। अब है इसका नया टॉपिक, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव। वो फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 111 पढ़ते हैं जरा फोकस के साथ। मैं चाहता हूं कि खाली आप ये ना कहें कि आप लाहौर आए हैं, आप जब जाएं तो आप बताएं कि रईस साहब कैसा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जिस मुकाम पे हैं ज्यादा मोहब्बत हमसे। आशत फैक्ट्स विच नीड नॉट टू प्रूव अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 से 113 तक, 111 से 113 तक इन 3 आर्टिकल में हम वो
चीजें पढ़ेंगे जिनको साबित करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। हमारी किताब को एक चीज मिलेगी, सरदार को ये मिलेगी कि उसके नीचे हल्की हल्की हमने उर्दू भी रखी है समझाने के लिए ताकि आसानी हो। अब आर्टिकल 111 पढ़ते हैं। फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। वो फैक्ट्स जो ऑलरेडी अदालत के नोटिस में या अदालती नोटिसेबल है, उनको साबित करने की जरूरत नहीं है। भाई बिल कौन से पास हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स कौन सी हो रही है, ये ऑलरेडी अदालत के नोटिस में है। आर्टिकल 112 पढ़ते। फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। वो फैक्ट्स 112 के मुताबिक जिस पर अदालतें खुद नोटिस ले सकती हैं, मस्ट टेक या लेती हैं, तो उनको भी साबित करने की जरूरत नहीं। कोई एक्ट पास हो गया, कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो गया, तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई काम हुकूमत ने कर दिया। अब लॉ चाहे पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन उनकी तशरीह करना काम अदालतों का। ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट करती है, चाहे फेडरल के हो, सूबाई के हो, या किसी भी डिपार्टमेंट के हो, जो ऑलरेडी जुडिशरी के नोटिस में आए या जुडिशरी उस पर खुद इटसेल्फ एक्शन ले सकती है, उनको भी साबित करने की जरूरत है नहीं है। अगर कोई मामला है तो ऑलरेडी नोटिसेबल हो। कोई भी लॉ है वो रिटर्न होता है ना, उसको फर्दर क्या अदालतों में साबित करेंगे। डिबेट उस पर कोई और हो सकती है, ये नहीं हो सकती कि ये सही है ये गलत है, वो अलग बात। लेकिन ऑलरेडी कानून के वो नॉलेज में होता है, लिहाजा उसको साबित करने की जरूरत है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कोर्ट में खड़ा हूँ किसी केस के लिए, सक्सेशन एक्ट अभी हमने उसका हवाला दिया। अब सक्सेशन एक्ट की मैं कोई भी सेक्शन बोलूंगा, अदालत उसको समझे, क्योंकि ऑलरेडी लॉ बना हुआ, उसको फर्दर ये बताने की जरूरत नहीं कि ये बनेगा कैसे, होगा कैसे, अदालत को ऑलरेडी नॉलेज में। बस इतना बताऊंगी ये लॉ का ये सेक्शन है, ये इसमें लिखा हुआ है, अदालत साहिब। वो फैक्ट्स जो ऑलरेडी विच नीड नॉट टू प्रूव, जिस पर अदालतें नोटिस ले सकती हैं या जो अदालत ऑलरेडी नोटिस में हो। अब 113 पढ़ते। Facts admitted need not to be proved. No fact need to be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing. According to Article 113, वो फैक्ट्स जो ऑलरेडी एडमिटेड हो, जिनको दूसरी पार्टी खुद मान ले, उनको भी साबित करने की जरूरत नहीं। फैक्ट्स admitted by the parties which need not to be proved, वो फैक्ट्स जो ऑलरेडी पार्टी मान ले, उनको साबित करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का जमीन का तनाजा चल पड़ा, आप कहते हैं जी ये एकड़ मेरा है, राशिद कहता है मेरा है। जब केस चलता है तो राशिद कहता है जी मैं एडमिट करता हूँ ये सरदार साहब का, ये बात ही खत्म। आप किसी के खिलाफ केस या कोई लिटिगेशन क्यों स्टार्ट करते हैं कि वो आपके मौकफ की तायद नहीं कर रहा था, वो मान नहीं रहा था। जब वो आपकी बात ही मान गए, एडमिट कर गए, हाँ ऐसा ही है, बात खत्म, डिस्प्यूट रिजॉल्व। अब हमारे पास है एस्टॉपल का कंसेप्ट। चैप्टर है जी 8, उसका कंसेप्ट है एस्टॉपल। एस्टॉपल नेक्स्ट 114 आर्टिकल। एस्टॉपल आर्टिकल है 114 से 116 तक। थैंक यू। 114 से 116 तक। अब सबसे पहले एस्टॉपल का कंसेप्ट समझो, उसके बाद इसकी वर्डिंग पढ़ो। एस्टॉपल का कंसेप्ट ये है कि जो आपने बयान अदालत में दे देना है और आप अदालत से ये उम्मीद करते हैं कि अदालत इसको माने कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, तो बाद में आप उस बयान से मुकर नहीं सकते, उस पर स्टॉप लग जाए। वो अक्सर टीवी शोज होते हैं ना, वो सवाल पूछता है, वो बाद में पूछता है लॉक कर दो। वो जो आपने बयान दे दिया, बाद में अदालत से आप उस बयान पर मुकर नहीं सकते, इस कंसेप्ट को एस्टॉपल के। ओके, ना आपके कहने पर वो बयान बदलेगा, ना आपके वकील के कहने पर बदलेगा।
जब एक बार आपने अदालत को कह दिया है कि ये बात इस तरह है और इसको माना जाए, इसी तरह बाद में आप कहते हैं कि नहीं वो इस तरह था। ये इसको एक और एग्जांपल देता हूं। कोई सियासी पार्टी है, आप कहते हैं कि ये लीडर ठीक है, बाद में आप ही कहते हैं नहीं ये बंदा ठीक नहीं है। जनरल नेचर कहती है कि नहीं अब आपने जो बात कर दी आपने पहली मानी जाएगी, दूसरी बात पर यकीन नहीं किया। ठीक है, ओके। स्टॉपल आर्टिकल 114, when one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, यानी जब कोई बंदा अपने अल्फाज से अपने अमल से दूसरे बंदे को ये यकीन दिलाने की कोशिश करे या अदालत को यकीन दिलाने की कोशिश करे कि जो वो कह रहा है वो ठीक है और उसको माना जाए, तो फिर कानून क्या कहता है? नीदर ही, ना वो, नॉर इज रिप्रेजेंटेटिव, ना उसका नुमाइंदा, शैल बी अलाउड, उनको अलाउ ही नहीं है, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ और एंड सच पर्सन और इज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, यानी जो बात उन्होंने की है उससे वो मुकर जाए, उनको अलाउ ही नहीं। ऑनलाइन वालों समझ आए? आर्टिकल है जी हमारे पास 115, estoppel of tenant and of licensee of person in possession. No tenant of immovable property or person claiming through such tenant shall during the continuance of the tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant had, यानी कोई भी किराएदार ठेकेदार इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जो जमीन वो काज कर रहा है उसका असल मालिक कौन है और उसने किससे ये ली, उसकी हैसियत से कैसे इनकार कर सकता? 116 पढ़ते हैं। स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिली और लाइसेंसिंग। नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रॉयर एंड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और टू एंडोर्स इट, नॉर शैल एनी बिली और लाइसेंसी be permitted to deny that his biller or licensor had at the time when the bailment or license commenced. आर्टिकल 116, आपके पास एक बिल है, बिल ऑफ, किसी ने कॉमर्स पढ़ी हो तो उसको आइडिया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज और हुंडी वगैरह क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का आइडिया है कुछ? मैं बताता हूँ थोड़ा सा, एक रफ सा कंसेप्ट देने के लिए कि आपको समझ आए। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली उधार बिल होता है। आपने किसी से चीजें ली उधार पे, क्रेडिट पे, आप उसको बिल लिख के दे देते हैं कि इतने मंथ बाद मैं पेमेंट दूं, इसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आप जब बिल ऑफ एक्सचेंज जो लिखता है उसका जाहिर सी बात है नाम होता है उसका, जो भी होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रॉब्लम, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका सारा कुछ डिटेल लिखी थी, ये बंदा इतने दिन के बाद पेमेंट देने का वादा कर। अब वो बिल सरदार से आपके पास चला जाए, जब आपके पास बिल गया आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि उस बिल को ड्रा करने वाला कौन था या लिखने वाला कौन, उसकी हैसियत से इनकार नहीं कर सकते। ये है कंसेप्ट 116। तो उस बिल जारी करने वाले की हैसियत से इनकार नहीं कर सकता जब वो बिल जारी किया जा रहा है। आर्टिकल है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया जी हम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या चैप्टर है? बर्डन ऑफ प्रूफ। मेरे पास 2022 में एक स्टूडेंट आया, तो सुबह पेपर था संडे को, सैटरडे की रात को वो पहुंचा।
नहीं, GLI उसके पास थी, अभी अभी आया। कहता है सर मेरा पेपर है, मुझे पढ़ाएं। मैंने कहा यार पहले तो ये देख इतनी जल्दी क्यों आ गया। तो कहते हैं सर टाइम ही अब मिला है। मैंने कहा चलो अगर मिल गया तो ठीक है। मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, 10 मिनट मैंने पढ़ाया, उसने किताब खोली बंद कर। मैंने कहा अब क्या हुआ। साकी उसका नाम था, ये इधर टोपे का। कहता है सर मैंने अब नहीं पढ़ना। मैंने क्या हुआ। कहता है मैंने इस तरह पूरा सेशन पढ़ना, मुझे चीजें समझ आना शुरू हो गई। मैंने कहा भाई अगले सेशन में आ जाओ। वो फिर पूरा सेशन मेरे पास टोपे से आया इधर पढ़, यानी इधर रहने। और असल मसला पता कहाँ पे है? हम वकील जो है ना वो एक चीज की बड़ी ज्यादती करते हैं। वो ये है कि जब हमें काला कोड आउट हो जाता है पेन, हम इसकी इज्जत नहीं करते। अब एक ये मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ कि हम इसकी इज्जत नहीं करते। किस तरह इज्जत नहीं करते? हम इस तरह इज्जत नहीं करते कि हमें पता ही नहीं है कि दुनिया की सबसे पावरफुल डिग्री हमारे पास, लेकिन उस पावरफुल डिग्री को पावरफुल बनाने के लिए हमें नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करते। हमें कानून आना चाहिए, हमें लॉ आना चाहिए। एक छोटा सा कांस्टेबल 5वें स्केल का क्या उसका म्यार होता है। इवन कि हम रोज आपस में फेंटा लगा रहे होते हैं एक दूसरे को, लेकिन जो अच्छे पुलिस वाले हैं वो कभी लॉयर से नहीं भिड़ते। उनको पता है अभी वक्ती तौर पर मैंने बात ठीक करनी, इसलिए 6 महीने मेरे में रोल देंगे। और कोई तगड़ा बंदा मिल गया तो उसने सर्विस भी खा जाएंगे। लेकिन ये कौन करेंगे? ये वो लोग करते हैं जिनको लॉ आता हो। एक एग्जाम्पल लेके इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। एक चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट था। उसने मार्शल आर्ट के मास्टर ने क्या किया, उससे उसके एक स्टूडेंट ने पूछा सर आप तो हर दाव जानते हैं लड़ने का, आप तो फिर बड़ा लड़ते होंगे। उसने कहा तुझे क्या लगता है ये सारा कुछ मैंने लड़ने के लिए सीखा है? कहते हैं फिर मैंने ये सारा कुछ इस वजह से सीखा ताकि मुझे लड़ना ना, लोगों पर मेरा खौफ। ये बहुत बड़ी चीज है। एक अच्छे इतना खौफ होता है कि अपार्टमेंट वाला बंदा यार इसने वो मैंने स्टेटस को उठा के मेरे स्टूडेंट ने एडिट कर सॉन्ग बना के भेजा, बड़ी मजे की थी। वो पर जो वीडियो बना के उसने स्टेटमेंट क्या लगाई थी, जज्जा ने भाईजान ने वकील करने, आपका सदर फंसता है वकील करता है, आपका चीफ फंसता है वकील करता है, आपका जज फंसता है तो इतनी तगड़े से तगड़ा ब्यूरोक्रेट फंसता है तो वकील करता है। लेकिन ये म्यार को टच कैसे करना, इस म्यार को टच करने के लिए इंटरनेट का इश्यू हो रहा है। यानी इस म्यार को टच करने के लिए भी लॉ आना चाहिए। मुझे याद है मैं एक केस था बहुत बड़ा, 5-6 करोड़ का केस। तो मैं उसमें एक पार्टी का कौंसल था, एक पार्टी बहुत तगड़ा कौंसल था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा। जब हमने आमने सामने आर्गुमेंट किए तो उसने कहा कि यंग सा बंदा है, उसने रूटीन में केस करा। तो 12 बजे आर्गुमेंट शुरू हुए थे, 1:40 पर आर्गुमेंट खत्म हुए थे, ब्रेक भी बीच में गुजरी थी जज की। जब मैं आर्गुमेंट करके निकला हूं तो जज साहब के दूसरी काउंसिल के बारे में, बहुत बड़ा नाम है, मैं बताऊंगा किसी को, उसके बारे में ये अल्फाज थे कि वकील साहब आपने 40 मिनट बहस की और एक ही चीज को रिपीट करते हैं, दूसरे काउंसिल को क्या है। और मैं जब आर्गुमेंट करके अपनी फाइल समेट के निकला हूं अपने जूनियर के साथ, तो जो जर्नल लॉयर अपने अपने केसों में खड़े थे वो निकल के मुझे कह रहे हैं वकील साहब कमाल कर, इसको कहते हैं केस ड्रिल। पार्टी मेरी बड़ी खुश, ये मेरी इज्जत नहीं थी, ये कानून की इज्जत थी। आई एम नाउ 30 ईयर ओल्ड, अभी 30 साल मेरी उम्र। लेकिन 30 साल में
कानून को ये इज्जत मिली, अदरवाइज बहुत सारे बड़े बड़े बाबे वकील पड़े हुए। कानून इतना आना चाहिए कि कोई बड़ा से बड़ा ऑफिसर कहे यार फलां बंदे को टच करो, वो आपको बताएगा। हमारे एक वकील साहब है एस एम जफर साहब, फौत हो गए अभी 6-7 माह पहले, बड़े मशहूर शख्सियत है। 70 साल की उनकी जिंदगी की, उनकी वकालत आम बंदे की इतनी की जिंदगी नहीं होती। एस एम जफर साहब 69 ईयर की उनकी वकालत का पीरियड है, अली जफर का बात, यानी बहुत तगड़ा था, क्या खूबसूरत जिंदगी गुजारी। और वो अपनी किताब में लिखते हैं एक जगह पे कि मैं लॉ मिनिस्टर रहा और बड़े सेंटर रहा और भी वजारतें रही, जज के लिए बड़ी दफा नाम किया लेकिन वो नहीं बने। कहते हैं आज भी मैं जब रोस्टम पे खड़ा होता हूँ पहले 5 सेकंड में नर्वस होता, रोस्टम का असर है, ये इज्जत है उसकी रोस्टम, लेकिन बड़े बड़े काम उसने किए। कानून पढ़ा कर, हम वकीलों के पास क्या नहीं, क्या होता है, सिर्फ ना हमारे पास बंदूक होती है, कुछ भी नहीं होता। हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट करके हमें केस इस वजह से देते हैं यार इस बंदे को कानून आता है, ये मेरे राइट की तर्जुमानी करे। अब हमारा मसला ये आ रहा है, लॉ गेट से हम भाग गए, कोई पेपर हमारा नहीं निकल रहा, ना सिविल जज का निकल रहा, लीगल इंस्पेक्टर का निकल रहा है, ना एडिशनल का, किसी पोस्ट का पेपर हमारा पास नहीं होता। क्यों पास हो, हमने पढ़ाई कख नहीं है तो फिर पास कैसे होगा? पास तो उन लोगों का होता है जिन्होंने लॉ पढ़ा। अक्सर लोग कहते हैं यार मैं किसी पोस्ट के लिए नहीं जाता, ये ओ भाई बतौर वकील जितनी मर्जी आपकी अच्छी वकालत हो, जब तक आपके पीरियड है, एज लिमिट है, आप अप्लाई डिफरेंट जॉब्स पर करो, उसकी रीजन ये है कि आपकी तैयारी होती रहेगी, लॉ आता रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ 117 से 129 तक टॉपिक है। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि केस को साबित करने की जिम्मेदारी किस पार्टी पर आती है। आर्टिकल है जी 117, whoever desire, whoever जो कोई भी डिजायर ख्वाहिश करता है एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट, कि कोई भी अदालत फैसला दे एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स ऑफ विच ही असर्ट्स। यानी कोई बंदा भी, कोई इंसान भी, कोई शख्स भी ये ख्वाहिश करता है कि वो जो फैक्ट्स बंदा अदालत के सामने लेके गया है उसके मुताबिक अदालत उसके हक में फैसला दे, उसको फिर क्या करना होगा, मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट्स, फिर उसी पर जिम्मेदारी आयद होती है वो अपने उस मौक़िफ़ को अदालत में साबित भी करे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल। और इसी के मुताबिक है बर्डन ऑफ प्रूफ अगर उस पर आ गया तो साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी पर है। आर्टिकल पढ़ते हैं जी 118, ऑन हु बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। 118 के मुताबिक बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. आपने केस दायर किया कि ये मकान या ये प्रॉपर्टी या मेरा मौक़िफ़ ये, और दूसरी तरफ से कोई एविडेंस नहीं आया। अगर दूसरी तरफ से कोई एविडेंस नहीं आया तो अब आप पर डबल जिम्मेदारी है कि अपना मौक़िफ़ साबित करें। बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर, यानी जो बात आप कर रहे हैं आपके पास उस बात को साबित करने के लिए क्या एविडेंस, चाहे दूसरी पार्टी से एविडेंस है या नहीं। एक एक्स पार्टी केस में मैं पेश हुआ, एडिशनल सेशन जज साहब थे, तो मैंने उसमें बड़े आर्गुमेंट्स किए। ये मैंने कहा यार सर एक्स पार्टी केस है तो इसमें इतना डीपली क्या जाना। मुझे बड़ा खूबसूरत अल्फाज लगे जैसे, अच्छा लॉयर वो है जो अच्छी चीजें सीखता है। जैसा कहते हैं कि जब कोई पार्टी अदालत में नहीं होती हम ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि उसके राइट को भी डिफेंड करना हमारी जिम्मेदारी होती है। जो अदालत में मौजूद नहीं है उसका मौक़िफ़ अब हमें प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। अब हम लॉ के पैरामीटर को ज्यादा अच्छे से देखें। वो अलग बात है कि ऐसे कोई जजेस हैं, सारे नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। The burden of proof as to any particular facts lies on that person who wish the court to believe in its existence unless it is proved by
any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. Burden of proof as to particular fact. कोई खास पॉइंट है, कोई खास बात है जो सिर्फ आप जानते हैं पार्टिकुलर फैक्ट के बारे में, तो उस पार्टिकुलर फैक्ट को साबित करना भी आपकी जिम्मेदारी। यानी कोई काम हो गया, सारे चुप है, लेकिन आप कहते हैं ये काम फलां बंदे ने किया, उस एक पॉइंट को आप बार बार रेज कर रहे हैं, अगर बार बार उस पॉइंट को उठा रहे हैं तो भाई उसको साबित भी आप करो। ऑनलाइन वालों समझ आ रही है? आप जब मैसेज करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप जिंदा है। आर्टिकल 120, आर्टिकल 120 पढ़ते। द बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट्स टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। अब इस आर्टिकल को बड़ा गौर से पढ़ना, ये टेक्निकल आर्टिकल। ए बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other facts is on the person who wish to give such evidence. यानी एक बंदा गवाही दे रहा है on the basis of any other facts, किसी और फैक्ट की बेस पर कोई बंदा बात कर रहा है, पहले तो ये साबित करना है कि जिस फैक्ट की वो बात कर रहा है वो है भी कि नहीं। सुनो, एक इंसान गवाही दे रहा है किसी दूसरे फैक्ट को बिना बना के, बुनियाद बना, लेकिन पहले ये साबित करना कि जिस फैक्ट्स को वो बुनियाद बना रहा है वो है भी नहीं। सुनो, ए ने एक्स डॉक्यूमेंट पेश किया, इट इज डाइंग डेक्लेरेशन ऑफ बी। ए ने ये डॉक्यूमेंट पेश किया है ये कि ये बी की डाइंग डेक्लेरेशन। डाइंग डेक्लेरेशन का पता है सरदार साहब आपको? डाइंग डेक्लेरेशन इसको कहते हैं, डाइंग डेक्लेरेशन को उर्दू में कहते हैं बयान नज़ा। बयान नज़ा कहते हैं जब कोई मरने वाला अपने मरने से पहले बयान दे, उसको इंग्लिश में कहते हैं डाइंग डेक्लेरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ए ये कह रहा है कि ये बयान जो है डाइंग डेक्लेरेशन है बी का। डाइंग डेक्लेरेशन तो तब साबित होगा जब बी मरेगा, लिहाजा ये प्रूव करना पहले जरूरी है बी मरा भी है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल। वो इंग्लिश का वर्ड है ना, डाइंग डेक्लेरेशन। आर्टिकल है जी 121, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ अक्यूज्ड कम्स विद एन एक्सेप्शंस। अब हमारे पीपीसी में एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन का। चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन 75 टू 106 तक। पीपीसी का ये चैप्टर है। किसका है? पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है बेसिकली, जनरल एक्सेप्शन। आर्टिकल 121 कहता है burden of proving that case of accused comes within exceptions. When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bring the cause within any of the general exception. In Pakistan penal, कोई बंदा है, कोई मुल्ज़म है, वो अदालत के सामने ये प्ली लेता है कि मेरा केस जो है वो जनरल एक्सेप्शन में आता है। इसमें आता है जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन कौन सी है? जैसे कि सेल्फ डिफेंस में किसी को कत्ल कर देना, दौरान ड्यूटी किसी को मार देना, या किसी को चोट आ जाना, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कोई पेशेंट का मर जाना, या ड्यूरिंग ड्राइविंग एक्सीडेंट हो जाना, या किसी बच्चे से क्राइम हो जाना, कोई भी आप प्ली लेते हैं तो कानून ये कहता है उस प्ली को साबित करने की जिम्मेदारी आपका। फॉर एग्जाम्पल, आप पर किसी को मारने का इल्जाम, आप कहते हैं जी ये मैंने इसको सेल्फ डिफेंस में मारा, कर मैं ना मारता तो ये मुझे मार दे। अगर आपने सेल्फ डिफेंस की प्ली लेनी है, एक्सेप्शन लेनी है कानून के सामने, तो उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी थी आपको। आर्टिकल 122, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज
When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. यानी कोई ऐसा फैक्ट जिसका नॉलेज किसी खास बंदे को ही है, वही कहता है कि जी जी ये इसने किया है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर इल्जाम लगाता है फलान इंसान ने चोरी की है, और कोई नहीं कहता। अगर वही कह रहा है कोई खास बंदा, उसको साबित करने की जिम्मेदारी भी इसी पर। आर्टिकल 123, burden of proving death of person known to have been alive within 30 years. Burden of proving death of person known to have been alive 13. और इसी के साथ आर्टिकल 124 में पढ़ते हैं, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर। ये 2 आर्टिकल है। 123 कहता है कि एक इंसान है जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि ये मर चुका है, जो 30 साल से मिला नहीं है, ये गायब हो चुका। दूसरा आर्टिकल 124 कहता है कि एक बंदे के बारे में एक बंदा राय देता है कि ये 7 साल से वैसे तो उसकी खबर नहीं है लेकिन वो जिंदा है। कानून ये कहता है कि जो बंदा जो मौका अख्तियार करेगा उसको साबित भी करेगा। कहता है कि जिंदा है तो फिर बताएं वो काम पे जिंदा है। जो कहता है 123 के मुताबिक ये 30 साल पहले का मर गया तो वो कैसे मरा है, उसका कोई डेड बॉडी, कोई खबर, कोई सर्टिफिकेट, कोई चीज, यानी की जिसने बात करनी है उसको साबित कर। अभी कल का सोशल मीडिया पे एक बड़ी खबर वायरल हो रही थी, हमाम भाई से 2 साल का बच्चा गायब, वो 30 साल बाद तो अब बात ये चीज का मौका लेना है, उसको साबित भी करना। आर्टिकल 124-25 पढ़ते हैं, burden of proof as to relationship in the cases of partners, landlord and tenant, principal and agent. When the question is whether persons are partners, landlord and tenant, or principal and agent, and it has been shown that they have been acting as such. आर्टिकल 125 है कि आप किसी के बारे में ये कहते हैं कि ये मेरा लैंडलॉर्ड है, जिम्मेदार है और मैं इसका मुजारा हूं, या ये मेरा मालिक मकान है, मैं इसका किराएदार, या ये मेरा प्रिंसिपल पर्सन है यानी मेरा फाइनेंसर है और मैं इसका एजेंट बतौर एजेंट इसका काम करता हूँ, ये मेरा स्पॉन्सर। आपने किसी के साथ कोई भी रिलेशन डिक्लेयर करना है, उसको साबित करने की जिम्मेदारी आपको। आप अगर कहते हैं ना मैं फलां का मुजारा हूं, तो जाहिर सी बात है आपका जमीन का लेन देन का कोई ठेकेदारी का एग्रीमेंट तो होगा। आप किसी को कहते हैं कि मैं इसका किराएदार हूं, तो भाई किराएदारी का कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होगा। यानी जो रिलेशन जिसके साथ आपने लगाना है उसको साबित करने की जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 125 आप पर है। आर्टिकल है जी 126, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनरशिप। Burden of proof as to ownership. When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. आर्टिकल है जी 126 ऑनरशिप के बारे में, मलकियत के बारे में। आप किसी बंदे को कहते हैं कि ये बंदा इसका मालिक नहीं है, आप कह रहे हैं ये मालिक नहीं है, फिर साबित करो कैसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है मेरे पास, मेरी गाड़ी है, मैं कहता हूँ ये गाड़ी मेरी है, ये कब्जे मेरे में, इसकी पोजेशन भी मेरे पास है, नाम भी मेरे, लेकिन आप कहते हैं कि ये रईस साहब की गाड़ी नहीं है, या कोई मकान है या कोई जमीन है उसका कब्जा भी मेरे पास है, बल्कि ये ऑनरशिप भी मेरे पास। दूसरी पार्टी कहती है ये इसकी नहीं है, तो भाई ये उसकी क्यों नहीं है ये साबित करो। अगर उसकी है तो वो तो फिर उसके पास तो है ना, जिसके पास है। जो कहता है कि नहीं है वो साबित कर, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है। आर्टिकल 126, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। 27, 26 तो ऑनरशिप के बारे में। Proof of good faith in transaction where one party is in the relation of active confidence, where there is a question as to the good faith of a transaction between parties, one of whom stand to the other in a position of active confidence. आप किसी के साथ ताल्लुक को जाहिर करते हैं,
कि मेरा रईस साहब के साथ ताल्लुक है या सरदार साहब के साथ है या फलां एमएलए या फलां बंदे के साथ एक अच्छा रिश्ता है, या उसके रिलेशन को जाहिर करने की कहीं जरूरत पड़ती है किसी केस में, तो जो उस रिलेशन की प्ली लेगा या उसका बहाना करेगा उसको साबित करेगा कि उसके साथ आपका ताल्लुक था भी कि नहीं। आर्टिकल है जी 128, मच मोर इंपॉर्टेंट है। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। आर्टिकल है 128, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज 128। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसकी रीजन ये है कि इसमें दो चार चीजें उन्होंने शहादत के मुताबिक, अब कुछ इवन के गैर मुस्लिम पर ये बाइंडिंग भी नहीं है कि वो इस कानून आर्टिकल की जो चीजें हैं वो माने या ना माने, लेकिन मुसलमानों पर ये बाइंडिंग। ठीक, आर्टिकल क्या है? बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। अच्छा, आर्टिकल है हमारा 128 कानून शहादत ऑर्डर का, कि दौरान शादी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करते हैं। इवन के बाद लोग इस पर रिसर्च मांगते हैं, ऐसा है वैसा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ते हैं। कानून इस आर्टिकल के मुताबिक ये कहता है, अगर शादी को 6 माह हो गए और 6 माह के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो वो जिसके साथ शादी है उसी का होगा। ठीक है। दूसरा ये है कि शादी को खत्म हुए 2 साल हो गए, शादी को खत्म हुए 2 साल हो गए और खातून ने नई शादी नहीं की, और अगर खातून के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो पिछले बाप का, अगर बाप उससे डिनाई करता है तो उसको साबित करने की जरूरत है, फिर एविडेंस की जरूरत है। अब इसमें क्यों है? इसको साइंस भी मानती है, इस्लाम भी मानता है। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में टाइम ले जाती है, उनकी जिसामत बॉडी ऐसी होती है। इवन कि हम तो मुसलमान इस चीज को मानते हैं कि जो अल्लाह हजरत आदम को मिट्टी से पैदा कर सकता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा कर सकता है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रख सकता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग से बचा सकता है, तो वो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। हमारा तो बड़ा पक्का यकीन है। तो लेकिन इस कानून के साथ ये भी कहा गया कि इस पर नॉन मुस्लिम के लिए ये बाइंडिंग नहीं है कि अगर वो नहीं मानते। The fact that any person was born during the continuancy of a valid marriage between his mother and any man and not earlier than the expiration of 6 lunar month. Okay, जो 6 माह के अंदर बच्चा पैदा होगा वो उसी के, उसी बात, और 6 माह के बाद क्या है? From the date of marriage or within 2 years after its dissolution, mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is legitimate child of that man. लेकिन अगर माँ और बाप की डाइवोर्स हो चुकी है तो उसके 2 साल बाद बच्चा पैदा होता है तो वो पिछले बाप पे कंसिडर है। अगर औरत ने दूसरी शादी नहीं की या किसी से रिलेशन नहीं बनाया। अब इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आजकल का मुआशरा चल रहा है इसमें बाल दफा होता क्या है कि कहीं ना कहीं 2 नंबरी आ जाती है। अगर खातून क्लियर है, प्योर है, और उसने नया रिलेशन किसी से नहीं बनाया आफ्टर मैरिज और बच्चा पैदा हो गया तो वो उसी के पिछले बाप। ठीक, इवन कि हमारे सामने एक केस आया था 2022-23 की बात है, एक बंदे का डीएनए करवाया बच्चों के लिए और वो डीएनए बच्चे बाप के साथ मैच ही नहीं हुआ।
वो बड़ा रौला डला। बंदा क्लेम कर रहा था बच्चे मेरे हैं, ये तीन के उनकी शादी भी थी। तो वो पता नहीं, अब होता सीन ये है कि हमारी कुछ खवातीन इस हद तक चली जाती हैं, या खाली खवातीन को ब्लेम नहीं करूंगा, मुआशरा इस हद तक वो गिराई में चला गया है कि जब इज्जत उछालने पे आते हैं तो खिलाफियात की ऐसी की टेस्ट क्रिएट होती है। अब जब अदालतों में खड़े होंगे ना, अक्सर जो डेरेदार लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे आप जैसे, जो सारा दिन इन चीजों को देखते हैं, शर्म आती है चीजों को डिस्कस करते हुए। किस तरफ मुआशरा चल, ऐसी ऐसी वाहियात बातें निकलती हैं सामने, बंदा कहता है बस अल्लाह माफ करे। अब इस दौर में जितनी भी चीजें आप बस इतना करें तो बस गुजारा होता है, अदरवाइज मुआशरा बहुत खराब हो। आर्टिकल 129, कोर्ट में presumes existing of certain facts. The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened regard being had to be to the common course of natural events, human conduct and public and private business. अब कुछ नेचुरल चीजें होती हैं जिसको कानून खुद इत्सवा कर लेता है, उसको किसी को भी साबित होते हैं नेचुरल चीजें। अब आ गया हमारा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, नया टॉपिक इसी का। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एग्जामिनेशन विटनेस में हमारे पास है जी कि यहाँ पे ये हमने देखना है कि गवाहान की तरतीब क्या होगी, यानी गवाहान को बुलाया किस तरह जाएगा, उनकी एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड होगी, क्या चीजें अलाउ हैं, क्या चीजें अलाउ नहीं है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। आर्टिकल है जी 130, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure, respectively, and in the absence of any such law by the discretion of court. कानून ये कहता है गवाहान की जो तलबी है या उनकी गवाही करवाने का जो तरीका है वो केस टू केस वेरी कर। सिविल है, सिविल लॉ के मुताबिक उसकी गवाही होगी, तरतीब होगी। क्रिमिनल है, क्रिमिनल लॉ के मुताबिक उनकी गवाहान की तरतीब होगी। अगर किसी मैटर के गवाहान की तरतीब लॉ में नहीं दी गई तो फिर अदालत से गवाहान चलाएगी। ओके, यानी ये लास्ट लाइन पढ़े ना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ, अगर इस तरह का कोई लॉ मौजूद नहीं है, बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट अपनी मर्जी से चलाए। डिस्क्रिशन यानी अपनी मर्जी, कोर्ट जाती इख्तियार। 131 पढ़, judge to decide as the admissibility of evidence. When either party propose to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. According to this article, जज की मर्जी है वो कौन सी एविडेंस को एडमिट करता है, कौन सी एविडेंस को एडमिट नहीं करता, कौन सी एविडेंस अलाउ करता है, कौन सी अलाउ नहीं करता। ये एक अपने आप में एक है तो उसमें वो तेरा करेगा। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है? विटनेस पे जिया। वो एक मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जिमें बेलने च गन्ना, कौन निकले मोहम्मद बख्शा फिर तेनू मैं मन्ना। तो मैं समझाता हूँ, सरदार साहब सही कह रहे, अपने गवाह की जो
गवाही बयान जो दर्ज करवाना होता है उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। इन सिंपल केसेस हम अक्सर केस में कहते हैं ना कि यार इस गवाह का इन चीफ करवा लो। इन चीफ करवाने का मकसद ये है कि भाई अपने गवाह की जो गवाही है वो दर्ज करवाओ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ। उस पर जो दूसरी पार्टी क्रॉस करेगी उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नया पॉइंट सामने आया तो उसको कहते हैं री एग्जामिनेशन, जिसकी वजाहत चाह रहा है वो बंदा देना चाह रहा है, लेकिन ये विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होता है। अब री एग्जामिनेशन में सरदार साहब अगर दूसरी पार्टी दोबारा क्रॉस करना चाहती है तो इसको री क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। ओके, अच्छा लगता है जब आप चीजें खुद से ऑब्जर्व करते हैं। अब चीजें हैं क्या, चीजें ये हैं कि फोकस नहीं करते। पहले जब फोकस करेंगे ना तो चीजें ऑलरेडी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। और ये सारे लॉ क्या है जी सरदार साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इस आर्टिकल को छेड़ने से पहले मैं लॉ को बता दूं। हमसे पूछा गया व्हाट इज लॉ, बल्कि क्वेश्चन व्हाट इज लॉ नहीं था। हमारे टीचर थे सरदार, उसने कहा आज हम स्टडी नहीं करेंगे, बलोच थे वो। मैंने कहा सर क्या? आज हम गपशप करेंगे। मैंने कहा सर लॉ बेसिकली है ही गपशप। क्या मतलब गपशप? कैन यू एलैबोरेट? या मैं करूंगा, मैं खड़ा होगा। सर उस वक्त जितना नॉलेज था फिर उसके मुताबिक एक्सप्लेन करना, जितने एक्सपर्ट नहीं थे लेकिन फिर भी कोशिश की अच्छी तरह एक्सप्लेन करनी। मैंने कहा सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ लॉ को एलैबोरेट करने की। यहाँ चौक में अगर कोई लड़ाई हो जाती है, एक बंदे ने एक का सर फाड़ दिया, बाजू तोड़ दिया, जब जनरल पर्सन वहां से गुजरेगा वो कहेगा वो इसने इसका सर फाड़ दिया है, कपड़े फाड़ दिए, बड़ी लड़ाई होगी, वो उसको बस मार पिटाई समझेगा। वहीं से जब एक लॉयर या लॉ स्टूडेंट गुजरेगा वो कहेगा लड़ाई होगी, सर फाड़ दिए, सजा लग गई, बाजू भी तोड़ा है, साथ जरा भी लग गई। अच्छा, अब 154 के तहत एफआईआर तो पक्की है। अगर पकड़े गए पोस्ट अरेस्ट, ना पकड़े गए प्री अरेस्ट, उसके बाद क्या है? ट्रायल। यानी लड़ाई वही है। बतौर लॉ स्टूडेंट लॉयर हमने क्या किया, सारी सिचुएशन में लॉ फिट कर दिया। जनरल पर्सन के लिए वो बस लड़ाई। हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, हमें कभी किसी क्लाइंट ने आके ये बताया कि सर मैंने चोरी किया, इसको 379 लगती है, ये इतनी इसकी सजा है, ये है, आप बस वकालतनामा साइन कर दें। नहीं। या हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, जी फलां बंदे ने क्या किया, मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, इसको ये सेक्शन सीपीसी का लगता है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन लगता है, तो ये नहीं। हमें आप कुछ अब नहीं, वो कुछ अब थोड़ा सा एडवांस हो गए। अदरवाइज हमारे पास लोग क्या आते हैं, स्टोरी लेके आते हैं, जी मेरी इतनी जमीन है, ये मैं मालिक को इतनी देर से मेरे पास थी, ये बंदा जबरदस्ती कर। आप उस सारी सिचुएशन में बतौर लॉयर हमने लॉ फिट कर, ये फलां बंदे ने मेरे साथ लड़ाई की है, मैं घर को जा रहा था, मेरा रास्ता रोका है, मुझे मारा भी है, मेरे पैसे भी छीन लिए और मेरे कपड़े भी फाड़। हमने इस पर बताना है कि आपके साथ पहले तो इलीगल रिस्ट्रेंट हो गया, फिर आप पर तशद्दुद किया गया, फिर आप पर जो है हर्ट, आपको हर्ट्स लगी है। उनके पास ये पिस्टल भी था, तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी हम कहीं नहीं आ। हाँ, उसकी जो सिचुएशन वो हमें बताएगा, बीइंग लॉयर हमने फिट करनी है वहां। एग्जामिनेशन इन चीफ 132 आर्टिकल है। एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन चीफ। जब एक पार्टी अपने गवाह का कोई बयान रिकॉर्ड करवाती है उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। जब उसी गवाह पर दूसरी पार्टी जिरा करती है तो उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। The examination of witness subsequent cross examination by the party who calls him shall be called re-examination। यानी जिसका एग्जामिनेशन चीफ हुआ, दूसरी पार्टी ने जिरा की, अगर कोई नई चीज की एक्सप्लेनेशन आ गई तो उसको अगर आप वजाहत देना चाहते हैं उसको री एग्जामिनेशन कहते हैं। 133 पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। इस ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल सारा वही है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा, सारा कुछ हो गई। Witness shall be first examined in chief, then if the adverse party so desire cross-examine, then if the party calling him so desire re-examine। पहली चीज क्या है, एग्जामिनेशन इन चीफ है।
दूसरा क्रॉस है, अगर दूसरी पार्टी भी री एग्जामिन करना चाहती है फिर उस पर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट री क्रॉस होगा। इतनी सी तरतीब है। आर्टिकल 134 पढ़ते। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produced it and cannot be cross-examined. आर्टिकल 134 कहता है एक बंदे को सिर्फ इस वजह से नोटिस किया गया या समन किया गया कि भाई आपने ये डॉक्यूमेंट अदालत में सबमिट करवा, बट ही इज नॉट द विटनेस ऑफ द केस। लेकिन वो केस का विटनेस नहीं है। अगर वो केस का विटनेस नहीं है तो उस पर क्रॉस नहीं हो सकता। क्रॉस सिर्फ उस पर्सन पर हो सकता है जो केस का विटनेस, unless and until he is called as a witness, यानी जब तक वो एज ए विटनेस कॉल नहीं होगा उस पर क्रॉस नहीं। 135 A witness to character may be cross examined and re examined। अब जो गवाह है उसका जो किरदार है, जो मेयार है, उस पर भी बात हो ड्यूरिंग एविडेंस। ओके। 136 लीडिंग क्वेश्चंस। What is leading question? Leading question क्या है? So the examination chief master witness है वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि शादी तो हुआ उस जगह पे हुआ था ना, आगे थोड़ा लीक आ गया तो जी हाँ नहीं वो कहे अच्छा टाइम ये था ना, ये टाइम। Any questions suggesting the answer which the person putting in wishes or accept to receive is called a leading question. Leading question वो सवालात हैं जिसमें आप जवाब अगले बंदे के दिमाग में डाल रहे होते हैं या आप अगले बंदे से उसका जवाब उस तरह निकलवाना चाहते हैं जिस सवाल के अंदर जवाब सजेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी इसने एग्जांपल दी राशिद ने कि आप किसी गवाह से ये पूछते हैं क्या ये वाकया उसी जगह पे हुआ था ना, अब वो कहता है कि जी ये फलां जगह पे हुआ, ताकि उसके दिमाग में अगर वो जगह भूली भी हुई है तो याद आए। फिर उससे सवाल किया जा सकता है जी उसी वक्त हुआ था, तो उसको ये भी टाइम भी आपने क्वेश्चन में ही बता। और लीडिंग क्वेश्चन इस तरह भी होते हैं कि आप जिसमें डायरेक्ट आंसर करते हैं, आप बताओ ये चीज इस तरह थी या नहीं, यस और नो, यानी उसको एक्सप्लेन करने का मौके नहीं देते। मैं जब भी जिरा करता हूं तो मैं मोस्टली क्वेश्चन करता हूं, लीडिंग क्वेश्चन में खेलता हूं। जब एक गवाह अपने जवाब को एक्सप्लेन करके आपका सवाल आया, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने पुलिस वाले से सवाल किया, आप बताएं जब आप मौका तफ्तीश पे वारदात पे पहुंचे तो आपने मुकामी लोगों की शहादत रिकॉर्ड की या नहीं? जी मुझे फलां बंदा मिला, फलां मिला, नहीं की या नहीं? मैंने उनकी की, उनकी नहीं, मुकामी लोगों की नहीं की। उसका ऐसी की तैसी थी। एक क्वेश्चन था हमारा मंशियात के मुकदमे में, तो उसमें एक सवाल पे पूरा एविडेंस उस विटनेस की एविडेंस उड़ा दी। पुलिस वाले थे मंशियात में, नॉर्मली पुलिस वाले होते हैं। सवाल उस पर ये किया कि जब आपके पास ये पार्सल आया आपने इसको दर्ज किया, जो डायरी नंबर इसको लगाया था वो क्या? वो कहता है ये वो क्या है? इसका मतलब है आपने दर्ज नहीं किया। जी वो मैंने दर्ज नहीं किया, इतने दिन बाद दर्ज नहीं किया। इट मीन कि वो सारी आप उसकी एविडेंस हमने एक सवाल में, अब उसके बाद उसको पसीने आ जाए, एक एविडेंस पे, एक क्वेश्चन पे उसकी सारी शहादत उड़ा। फिर एक 302 का हमारा केस था, तो उसने एक सवाल किया अपने ही, सॉरी जिरा में हमारे, हम उसमें कंप्लेनेंट थे, तो अक्यूज पार्टी से हमारे एक विटनेस से दूसरी पार्टी ने क्रॉस में एक सवाल किया, क्या आपने देखा है इसको फायर मारते? अब बड़ा खतरनाक सवाल। उसने कहा हाँ जी मैं देखा, इसने यहाँ पर फायर मारा पीछे से।
उस एक सवाल पे बंदे को फांसी होगी। यानी आप जो सवाल साबित करना था वो पूछ के डायरेक्ट उसको साबित कर दिया कि ये हुआ है। दिसंबर के दिनों में उसको पसीने आ रहे थे उसको बाद। इस वजह से उस्ताद वकील जो कहते हैं वो कहते हैं कानून में ये जरूरी नहीं है कि क्या पूछे, कानून में ये ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पूछते। बड़ा मजे का पेशा है, लेकिन इसके बारे में एक चीज है, ये पेशा बहुत जेलसी पेशा। एडवोकेसी इज द जेलस लेडी। इसको जेलस लेडी इस वजह से कहा गया कि ये शुभ अपने साथ कोई और काम बर्दाश्त नहीं करता। ये कहता है मैं हूं तो बस मैं हूं, फिर आपका नाम बनता है, फिर लोग आपको याद करते हैं कानून के हवाले से। जब आपको ओढ़ना बिछौना खाना पीना कानून के साथ। और कुरान पाक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम में सारे पढ़ते हैं, कुरान पाक का भी तशरीह के साथ पढ़ा है। जब हम तशरीह और तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, और अगली आयत के साथ हमें मजा आ रहा है और जस्तजू पैदा हो रही होती है, अल्लाह ने इस चीज के बारे में क्या कहा, अल्लाह ने इस चीज के बारे में क्या कहा। इसी तरह कानून उस तरह कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन अपना एक टेस्ट बता रहा कि यानी जिस तरह अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते वक्त एक जस्तजू पैदा होती है, ये आयत क्या कहती है, ये रुकू क्या कहता है, ये पारा क्या कहता है, ये सूरा क्या कहती है, जस्तजू पैदा होती जाती है। जब आप कानून के लिए भी एक अच्छे लॉयर की तरह, जैसे एक अच्छा मुफ्ती एक आलिम दीन रिसर्च करता है, एक लॉयर एट अ टाइम साइंसदान भी होता है, आलिम दीन भी होता है, डॉक्टर भी होता है, पुलिस वाला भी होता है, जज भी होता है। इसको इस वजह से एडवोकेसी को टफेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा, दुनिया का मुश्किल तरीन शो है, क्योंकि आपने हर किसी के सवाल को अंडरस्टैंड करके उसका जवाब तैयार रखना। तो फ्रांसिक वाला आगे आपको उसका भी जवाब तैयार करना, हत्ता कि आप फ्रांसिक के एक्सपर्ट नहीं है। कोई डॉक्टर आगे, आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपको उसका भी जवाब एज ए मेडिकल साइंस में तैयार रखना, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के। आप एक्सपर्ट लॉ के मुताबिक आपने उसका भी जवाब रखना। बड़ा मजे का शो है, लेकिन अक्सर मुझे कहता सर आपको मजा आता है, हमें तो नहीं। तो ये सारी चीजें एक स्टेटमेंट लास्ट यूज करके नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आता हूँ, 37 की तरफ। कि वकालत एक ऐसा और एक अच्छा लॉयर एक घर नहीं बात, साथ नस्लें बात, इतना लिमिट। When leading question must not be asked, leading question must not be asked if objected by the adverse party, be asked in examination in chief। कानून ये कहता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अगर दूसरी पार्टी इतराज करती है। ठीक है, 138 वेल लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछ सकते हैं आप, क्रॉस एग्जामिनर में लीडिंग क्वेश्चन है पूछ सकते। 139 evidence as to matter in writing, any witness may be asked while under examination whether any contract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the content of any document which in the opinion of the court ought to be produced, and a adverse party may object to such evidence may be given until such document is produced। अगर आप किसी दस्तावेज किसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं अदालत में, तो तब तक उस पर बात नहीं कर सकते जब तक वो डॉक्यूमेंट अदालत में मौजूद नहीं। आप किसी डॉक्यूमेंट का हवाला दे रहे हैं, किसी एग्रीमेंट का, किसी डीड का, किसी सेल डीड का, किसी रजिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं, तो अदालत कहती है डॉक्यूमेंट कितने। आर्टिकल 140 एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग, ए विटनेस may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing
and relevant to matter in question without such writing being shown to him or being proved. But if it is intent to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. अब जो भी बंदे ने कोई तहरीरी बयान दिया हुआ है, आपने कोशिश करनी है उसके मुताबिक एविडेंस ले। अक्सर पुलिस वाले क्या करते हैं, उन्होंने जिम्नियां लिखी होती है, हम उसी पे सवाल करते हैं। अब हमने क्या करना होता है, जो उन्होंने रिटर्न बयान लिख के दिया होता है उससे उनको झूठा साबित करना होता है, कंट्राडिक्शन पैदा करनी। यही एक अच्छे लॉयर की खूबी होती है, जो उनका बयान रिटर्न में है, जब उस पर क्रॉस करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये बयान इसका है ही। फॉर एग्जाम्पल, आपने बयान लिखा हुआ है रिकवरी का कि मैं उसके घर में गया, उसके घर में ये चीज है, इस उससे सवाल किया जाता है जब आप घर में एंटर हो तो दरवाजा किस रंग का था। 90% जो रिकवरी होती है वो थाने में बैठ के लिखी जाती है। अब वो बंदा जायब गोवा पे गया होगा तो उसने रिकवरी की होगी, रिकवरी की जमीनी तो उसने डाल दी पर्दे मकबूज की, लेकिन जब क्रॉस होगी तो पहले अगर कोई अच्छा लॉयर होगा तो वो यही सवाल करेगा, आप बताएं आप घर में एंटर हो तो दरवाजा किस कलर का, ये मैं नहीं जानता। चले आप जब घर में एंटर हुए तो घर में कितने कमरे थे, जी मैं नहीं जानता। आप बताएं घर का पेंट किस कलर का, जी मैं नहीं जानता। उसने तहरीर लिखी हुई है ना रिकवरी की, मैं घर में गया, घर में जाके मैंने दीवार के मशरक की जानिब अलमारी थी, अलमारी को खोल के मैंने उसके नीचे से मैंने वो पिस्टल निकाला। रिकवरी ऐसी बनाते हैं। अगर कोई पेंट की बनानी हो तो वो कहते हैं जी मैं गया, मैंने घर में जाके इसके खोला, कमरा खोला, कमरे में बड़ा सा ट्रंक पड़ा हुआ था, ट्रंक के अंदर कंबल पड़े हुए थे, कंबल के नीचे से मैंने पिस्तौल निकाला। ऐसी जमीन लिखी। या अगर कोई माड़ा घर है तो वो कहते हैं जी, या किसी हवेली की हो तो वो कहते हैं जी मैं अपने साथ हमारा फलां फलां कांस्टेबल इस घर में पहुंचा, सॉरी इस हवेली में पहुंचा, तो मुझे मुलजिम की निशानदेही पर हमने तूड़ी के फलां कमरे में तूड़ी से अंदर से थोड़े से देखने के बाद नीचे से हमने टोका निकाला, छुरी निकाली, कैंची निकाली, या जो भी हथियार है। अब जब उस पर सवाल किए जाते, अब इस पर मंशियात के हमारा मुकदमा था तो उस पर हम जीरा कर रहे थे, तो एक बंदे ने कहा कि ये स्टेशन से न इतने फासले पर ये दुकान के सामने खड़ा था। हमने कहा स्टेशन की दूसरी जानब क्या थी। अब वो स्टेशन पे गया हो तो उसने कुछ लिखा हो, रिकवरी तो उसने खुद से डाली, उड़ा कर। फिर एक कत्ल का मुकदमा था, बीबी ने बंदे को आग लगा के जलाया हुआ था, एक बंदे के और 3-4 लोगों ने मिलकर उस पर सवाल किया, कब्रिस्तान में आग लगा के बंदे को जला दिया। हमने ये किया कि कब्रिस्तान से मेन बाजार का फासला कितना था। अब हमने जाकर खुद विजिट किया हुआ था जायब कुआ, पुलिस के नॉलेज में नहीं था कि इन्होंने खुद भी रिसर्च की है, यहाँ पे फंसा लिए। अच्छा लॉयर वो होता है, लेकिन ये आजकल एक और मसला है सरकार, लोग पैसे कहाँ देते हैं। मैंने अभी एक 302 का केस छोड़ दिया, वो फीस नहीं दे रहे थे। पुलिस के नाम पे मैं उनको कौन है, वो आईओ कह रहे कि मैं इसको बरी करवा दूंगा, 4 लाख दे दें, 5 लाख देने को तैयार है, 4 पुलिस ने मांगा, 5 देने को तैयार है। वकील को नहीं देना जिसने रिसर्च करनी। लोग क्या कहते हैं, फीस दो, थके हुए वकील जैसी और मेहनत लो, एतजाज एहसन वाली या एक्सपीरियंस लो, हो ऐसे तो नहीं ना। तो पंजाबी वो एक एग्जांपल है पंजाबी की, जिन्ना मिठा होना गुड़ और जिन्ना गुड़ होना ही मिठा। तो वो जितना पेट्रोल डालेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। अब हमारे पास आर्टिकल 141, question lawful in cross examination. When a witness is cross examined, he may, in addition to the question herein before, refer to be asked any question which tend। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस एग्जामिनेशन में लॉफुल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसमें आप उसका म्यार भी चेक कर सकते हैं, यानी टेस्ट इज वर्सिटी टू डिस्कवर हु इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, यानी वो उसका म्यार कैसा है, उसकी मुआशरे में हैसियत क्या है, और आप उसके किरदार को भी शेक कर सकते हैं कि ये पक्का गवाह है या डोल जाता है करने वाला। आर्टिकल 142,
when witness to be compelled to answer. According to article 142, विटनेस को कब कंपेल किया जा सकता है वो जवाब देने के लिए बाउंड है. If any such question relates to matter relevant to the suit or proceeding, the provision of article 115 shall apply thereto. अगर कोई सवाल किसी गवाह से डायरेक्ट केस पर पूछा गया है और डायरेक्ट रेलिवेंट टू केस है तो वो गवाह बाउंड है उसका जवाब देने के लिए. इसके लिए मैं अक्सर स्टेटमेंट लिखवाता हूं आर्टिकल 15 की कि ही इज बाउंड टू आंसर. जब कोई बंदा किसी केस में एज ए विटनेस बन के पेश होगा और उस पर केस के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा तो वो जवाब देने के लिए बाउंड है. अगर नहीं देता तो अदालत उसको फोर्स कर सकती है, भाई जवाब दो. ठीक है. आर्टिकल 143 यानी 43, court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer. If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding except in so far as affect the credit of the witness by injuring his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer. According to this statement, this article कानून ये कहता है कि कोर्ट की मर्जी, वो क्वेश्चन की सूरत हाल देखेगी कि इसमें फोर्स करना है नहीं करना. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेट कर रहा है रेलिवेंट फैक्ट्स या फैक्ट इन इशू के मुताल्लिक तो फिर भाई फोर्स किया जाएगा. बताओ क्या जवाब. आर्टिकल 144, क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड. नो सच क्वेश्चन एज इज रेफर्ड in article 142 asked how to be asked unless the person asking is reasonable ground for thinking that the imputation which it conveys is well founded. यानी कब क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड. आर्टिकल 144 के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन बिना रीजन के नहीं पूछा जाएगा. ठीक है. आर्टिकल 145 इसी के बारे में बयान करता है. प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स. क्या प्रोसीजर होगा कि अगर बगैर रीजन के कोई सवाल वकील पूछता है तो भाई इसका प्रोसीजर ये है कि अगर कोई वकील जानबूझ के किसी पार्टी को तंग करने के लिए बिना रीजन के सवाल पूछेगा तो कोर्ट उस वकील के मुताल्लिक रेफरेंस बनाकर या मुतल्लिका हाई कोर्ट को या मुतल्लिका बार काउंसिल को भिजवा देगी कि ये वकील बिना रीजन के बिला वजह गैर जरूरी गैर मुतवक्किल सवालात पूछ. तब भी अब हो नहीं रहा लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 145 पावर देता है. ओके. Article 146, indecent and scandalous questions. The court may forbidden any question or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such questions इधर गया 146 है. Or inquiries may have some bearing on the questions before the court unless they relate to fact in issue. कानून ये कहता है the court may forbid का मतलब होता है मना कर, रोक देना किसी. यानी कानून खुद रोकता है किसी से भी गैर जरूरी बेहुदा सवालात पूछने से, गैर अखलाकी सवालात केस में पूछने से. लेकिन अगर सवाल ही केस ही बेहुदा हो तो फिर भाई पूछने क्या पड़ेंगे. अब केस बेहुदा कैसे होगा, एक इंटरेस्टिंग सवाल है. सवाल केस है जी रेप का, एक औरत की तलाक का केस है. आप एक औरत से सवाल कर रहे हैं जिरा में, बीबी बताओ आप हफ्ते में आपस में मियां बीवी का रिलेशन कितनी बार बनाते हैं. भाई इसके साथ फैमिली केस के साथ इस सवाल का क्या ताल्लुक है. यानी ये हो गया इनडिसेंट क्वेश्चन, बेहुदा सवाल. ठीक है. अब ये तो फैमिली क्वेश्चन केस में पूछा गया तो कानून इससे मना कर सकती क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, कुछ आइदा सवाल पूछो. वो जैसे जॉली LLB में वो अक्षय कुमार पूछता है उससे कि आप ये बताएं
कि सलमान खान की शादी कब हो, तो कहते हैं पागल, इस बात का मुझे क्या पता। यानी बेहुदा सवाल नहीं पूछे। लेकिन अगर मैटर ही बेहुदा हो तो भाई पूछने पड़ेगी। रेप है, क्या है, रेप केस है। अब रेप क्या है, किसी के साथ जबरदस्ती जना करना, यानी जना बिल जबर। अब रेप केस है, आप ये कहें कि यार नहीं, मैं अच्छा नहीं लगता इस पर सवाल करना, क्या अखलाकियात इजाजत नहीं देती। ओ भाई, तो अखलाकियात को लेकर बैठा रहेगा, दूसरे को फांसी हो जानी है। यानी इस पर पूछने पड़ेंगे चाहे सवालात बेहुदा ही क्यों, क्योंकि जिंदगी और मौत का भाई मसला है। ठीक है, उसकी रीजन ये, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन करना है, ये बड़ी लंबी चीज है। जैसे आप किसी से पूछते हैं, बीबी बताओ कितने लोगों ने रेप किया, आप कहेंगे क्या कर रहे हो यार, क्या, वही पूछना पड़ेगा। केस वैसा है, मसला वैसा है, अगर उस पर सवाल नहीं पूछेंगे तो किसी न किसी को सजा हो जानी, या किसी गुनहगार ने बरी हो जाना। सौडमी का केस है, सौडमी समझते हैं ना, मैन टू मैन बच्चेबाजी। सौडमी का केस है, आप किसी बच्चे से या किसी से सवाल करते हैं, इसने आपके साथ किस तरह ज्यादती, या क्या करते हो बच्चे, ओ भाई पूछना पड़ेगा, मैटर वो है। ठीक है, अब इसमें एक और थोड़ा सा गलत आंसर था। एक केस था, उसमें किसी ने किसी बीवी से सवाल किया, एक वकील साहब ने, उसने कहा कि जब आपके साथ ज्यादती हो रही थी तो बताओ उस वक्त, जब ज्यादती हुई है बताओ उस वक्त छत का रंग कैसा। इवन के इस पर बहुत सारे फैसले भी हैं इस तरह के, इन सवाल अब करने पड़ते। इसके अलावा अब 2 फिंगर टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? 2 फिंगर टेस्ट। दोनों तो सही, वही बता रहे। अब 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है? जिसके साथ भी रेप होता है, मेडिकली तौर पर जो मेडिकल एग्जामिनर होता है वो 2 उंगलियों को इस्तेमाल करते हुए चेक करता है सीक्रेट पार्ट पे कि आया शी इज एन हैबिचुअल और नॉट। अगर वो इजीली 2 फिंगर को बियर कर लेती है तो शी इज एन हैबिचुअल। हैबिचुअल मीन ये नहीं है कि वो कोई खराब कैरेक्टर की, मतलब ये है कि वो रूटीन की शादीशुदा हो सकती है या कोई और सीन हो सकता है। इसके लिए एक केस था, तो उसमें अल्फाज उठाए गए, माय लॉर्ड, कोर्ट भरी हुई, शी कैन टेक 2 फिंगर इजीली, शी इज एन हैबिचुअल लेडी। इन सारी चीजों का 2 फिंगर टेस्ट था पहले, बड़ा जोर था, तो फिर इसको खत्म कर दिया। यार ये क्या काम चल रहा है, क्योंकि रेप के केसेस में नॉर्मली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो कौन होती हैं, फीमेल होती है। सारा सीन, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको 2 फिंगर टेस्ट को खत्म कर दिया। बात समझ आ रही है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46, indecent and scandalous question, यानी indecent and scandalous question क्या है, फॉरबिडन है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही और मैटर ही इस तरह का है तो पूछे। आर्टिकल 147, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केसेस ऑफ defamation, libel and slander. When a person is prosecuted or used for making or publishing an imputation of the defamatory, libelous or slanderous nature, the court shall not before it record its finding on the issues whether such person did make or publish such imputation and whether such imputation is true, permit any question to be put to any witnesses for the purposes of injury the character of person in respect of whom such imputation has or is alleged to have been made, or any other person whether dead or alive in whom he is interested. अब अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कानून ये कहता है जब किसी की तौहीन का, हद के इज्जत का कोई केस आए, इससे पहले जज अपना फैसला सुनाए, पहले उस पर खुद भी फाइंडिंग दे, रिसर्च करे क्या ये हद के इज्जत हुई भी है नहीं हुई, फिर उस पर जाकर जजमेंट दे। आर्टिकल 148, question intending to insult or annoy, the court shall forbid any questions which appear to it to be
intended to insult or annoy, or which, though proper in itself, appear to the court needlessly offensive in form. ये कहता है 148 के मुताबिक कानून किसी को तंग करने वाले सवालात से मना करता है, यानी आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते विटनेस से जिसका मकसद दूसरी पार्टी को जस्ट अनॉय करना हो, परेशान करना हो, या उसकी तौहीन या इंसल्ट करना हो। आर्टिकल 49 149 exclusion of evidence to contract answer to question testing veracity. When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only insofar as it intends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him, but if he answers falsely, he may forwards be charged with giving false evidence. According to article 149, यानी जब भी किसी से सवाल किया जाएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि उसके मुताल्लिक कोई झूठा आंसर देगा, चाहे उसके किरदार पे पूछा जाए, इसके मुताल्लिक पूछा किसी भी तरह। अगर साबित हो गया कि ये फॉल्स एविडेंस दे रहा है तो उसको फॉल्स एविडेंस पे चार्ज किया जाएगा, झूठी गवाही देने। ठीक है, आर्टिकल है 150, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस, 150 आर्टिकल। क्या कहता है ये आर्टिकल 150? किसको डील करता है? राशन साथ दिया करो यार थोड़ा सा, मैं अकेला थक जाता। स्टेटमेंट जो उसने पहले दी इसको क्या कहते हैं? चलो सोखा करो, पहले पढ़ लेते हैं। The court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in cross-examination by the adverse party. यानी आपका गवाह वो बयान देना शुरू कर दे जो कि दूसरी पार्टी चाहती है कि वो बयान दे। यानी आपने कहा मेरे साथ फलां बंदे ने रेप किया, बाद में आप ही स्टेटमेंट देती हैं मुझे नहीं पता किसने किया है किसी ये था। इसको कहते हैं हॉस्टाइल। क्या कहते हैं? मेरे पास एक रेप का केस आया, बीबी ने पैसे ले लिए 12 लाख रुपए, सुलह बेल हाई कोर्ट में लगी हुई है। मुझे कहते हैं क्या करें? मैंने कहा अगर हाई कोर्ट में इसकी स्टेटमेंट करवाई केस में से स्टेट ने पार्टी को निकाल देना, स्टेट ने खुद सीधे हो जाना, ये गलती नहीं करना। ऐसे केसेस में डायरेक्ट माफीनामा राजीनामे की स्टेटमेंट नहीं देनी। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? मैंने कहा इसको लेके चलो ट्रायल पे और स्टाइल विटनेस की स्टेटमेंट करवाओ दोबारा, 164 दोबारा करवा दो। दोबारा जब वो होगी उसमें दुआ को हॉस्टाइल करवा, यानी इसको इन सिंपल वर्ड में कहते हैं अपने बयान से मुकर जाना। ओके, लेकिन कैसे होगा? द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट, कोर्ट की मर्जी है कि वो अलाउ करती है या नहीं करती, या तो दुआ की मर्जी नहीं चले। समझे? चलो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते। वैसे बहुत लंबा एक्सप्लेन करते जा रहे तो यार ऑनलाइन वालों आपको भी कुछ समझ आ रहा है या हम ही लगे हुए हैं?
चले जबरदस्त है। आर्टिकल है 151, impeaching credit of witness. The credit of a witness may be impeached in the following ways: by the adverse party or with the consent of the court by the party who calls him. यानी impeaching credit का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये पकड़ो, पीछे गाड़ी में बैग है, अगर इधर किसी के पास सी टाइप का चार्जर है तो उससे लगा दो, जरूरत गाड़ी से निकाल के, क्योंकि 1% पे बंद हो जाए। तो impeaching credit of witness क्या मतलब है कि जो विटनेस है उसके म्यार को जज करना, उसके कैरेक्टर को शेक करना, उसको ये कहना कि ये तो रिश्वतखोर गवाह, पैसे लेके आया हुआ, राशि है, या किराए का गवाह है, या ये खुद 2 नंबर, या खुद गुंडा, यानी उसके क्रेडिट को, किरदार खुशी करना, इस वजह से चेक करने के लिए उसके वर्स्ट है। आर्टिकल 152, क्वेश्चन लैंडिंग टू corroborate evidence of relevant fact admissible when a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred. अब ये है circumstantial evidence का आर्टिकल 152, यानी जब कोई बंदा कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू यानी मेन केस के साथ corroborate कर रही होती है, लिंक जोड़ रहा होता है। आर्टिकल है 153, a formal statement of witness may be proved to corroborate later testimony as to the same facts. आर्टिकल 153, जब भी बंदा किसी केस में स्टेटमेंट देगा तो उसकी पहली स्टेटमेंट से नई स्टेटमेंट मिलती होगी, अगर वो मिलेगी नहीं तो उसकी स्टेटमेंट फारग, corroborate नहीं करेगी, नहीं मिलेगी, रेलिवेंट नहीं हो रही होगी तो पिछली स्टेटमेंट झूठी है या बाद वाली झूठी है। इट मीन अगर दोनों स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन आया, बेनिफिट ऑफ डाउट्स ऑलवेज गोज टू अक्यूज्ड। आर्टिकल 154, व्हाट मैटर मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट relevant under article 46 or 7. Whenever any statement relevant under article 46 or 7 is proved, all matters may be proved either in order to contradict or corroborate it, or in order to impeach or confirm the credit of which person by whom it was made, with which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross examination the truth of the matter. According to article 154, किसी बंदे ने भी कोई बयान दिया, उसका पहला बयान और दूसरा बयान मिल नहीं रहा तो वो कंट्राडिक्शन आ गया। अगर वो उसके साथ मुमासलत कर रहा है या बयान को जोड़ रहा है, फिर साबित करेगा कि जो वो बयान दे रहा है वो सच है या झूठ। ओके सरदार साहब, समझ आ रही? एक्टिव है। 155 पढ़ते हैं, 155, रिफ्रेशिंग मेमोरी। A witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which his questions, or so soon afterward that court considered it likely that the transaction at that time fresh in his memory. जब कोई बंदा बयान देने आएगा तो वो अपनी मेमोरी को अपने बयान को पढ़कर रिफ्रेश कर सकता है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिन रिटन बयान पे थोड़ा होता है, वो तो उस रिटर्न बयान से नई चीजें निकालना होता है। क्यों राशिद? क्रॉस एग्जामिन ये थोड़ा कि जो उसने बयान दिया वही उससे पढ़वाना है हमने क्रॉस में, हमने वो तो उसको पता है कि उसने क्या दिया, उसने ऑलरेडी रट्टे मारे होते हैं, हमने उससे नई चीजें निकलवानी होती जो एज पर लॉ। अब बीइंग ए लॉयर हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, क्राइम जराइम लोग करते, एविडेंस रिकॉर्ड अदालत कर रही है। बतौर वकील हमारा क्या काम होता है? बतौर वकील हमारा ये काम होता है, हम लॉ पढ़ रहे होते हैं तवज्जो के साथ। एक बंदा गवाही दे रहा है, हम ये चेक करते हैं ये लॉ की पैरामीटर में पूरा उतर रहेगी इसकी गवाही के नहीं, जहाँ पर नहीं उतर रही होती उसको हम कंट्राडिक्ट करते जाते हैं। यहाँ पे लॉ ये कह रहा है इसने ये नहीं किया, लॉ ने ये कहा इसने ये नहीं किया, हमने सिर्फ इतना करना है। अब एक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, हमने पुलिस को कहाँ पे झूठा करना? हमने ये कहना है कि पुलिस ने वहां से अगर कत्ल किए जाती है तो हम कहते हैं कि इसने मर्डर की तस्वीरें ली, रिकवरी ली है, कपड़े लिए, पार्चज लिए, पोस्टमार्टम करवाया, वहां के मुकामी लोगों की गवाही ली है, वहां का नक्शा बना,
एज पर इन्वेस्टिगेशन चैप्टर पुलिस रूल्स, हम 1934 को जब पढ़ेंगे, उसका चैप्टर नंबर 25 जब पढ़ेंगे, हम उसके सारे वो इन्वेस्टिगेशन के टूल पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बारे में पुलिस का हदायत क्या है और पुलिस ने आया वो हदायत फॉलो की है ये नहीं, ये हमारा काम है सिर्फ, दैट्स इट। अच्छे लॉयर को ये सारा पता होता है, जो हमारे जैसे थोड़े से होते हैं उनको नहीं पता। वो किसी ने एक वकील साहब से पूछा ना, तो भाई कैमरा ऑफ करो, किसी ने एक वकील साहब से पूछा कि सर आप कैसे जज करते हैं या केस को कैसे लेके चलते हैं कि ये बंदा सच्चा है ये झूठा है, कहते हैं हम कुछ नहीं करते, मुलजम साइड पे तो हम ये मौकफ रखते हैं कि पुलिस ने जो किया गलत किया, पुलिस का सारा बयान जो है या सारी इन्वेस्टिगेशन जो है गलत है, हमारे मुलजम को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। अगर हम मुद्दई साइड पे हैं तो हम ये कहते हैं कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है वो ठीक है, हमारा कुछ नहीं है, या हमने सारा मुद्दा पुलिस के खिलाफ कर देना अगर मुलजमों की साइड पे है, अगर हम मुद्दइयों की साइड पे हम सारा मुद्दा सारी सपोर्ट करनी, पुलिस जो कर रही है ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी है ना, हमारे पास अपना सिर्फ वकालतनामा होता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की, मुलजम किसी कोई और है, जराइम किसी और ने किया है, हमारा क्या है, हमारा ये है कि हमने उसको सच्चा झूठा साबित कर, समझ आओगे। नेक्स्ट आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? Testimony to facts stated in document mentioned in Article 155. A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in Article 155, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document. यानी कोई भी बंदा वो जब आया है अगर उसने कोई बयान दिया तो उसी के मुताबिक उससे सवालात किए जाएंगे। 157. Right or adverse party has writing used to refreshing memory. Any writing referred to under the provision of the two last preceding article may be produced and shown to the adverse party if he required it. Such party may, if he please, cross-examine the witnesses thereupon. किस तरह एक विटनेस अपने बयान को पढ़ सकता है, इसी तरह एडवर्स पार्टी भी उन आर्टिकल्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन एविडेंस को पढ़ सकती है ताकि उनको पता हो कि हमने किस पॉइंट से क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करना है और कहां पे केस छोड़ा था। आर्टिकल 158, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ए विटनेस समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट शैल, if it is in his possession or power, bring it to court, notwithstanding any objection which there may be its production or to its admissibility. The validity of any objection shall be decided on by the court. जिस पार्टी को भी अदालत नोटिस करेगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपने पेश करना है तो वो बाउंड है पेश करने के लिए। अगर उस पर कोई पार्टी एतराज उठाती है तो उस एतराज को डिसाइड करना कोर्ट का काम कि ये एतराज ठीक है या गलत। आर्टिकल 159, giving as evidence of document called for and produced on notice. When a party calls for a document which he has given to the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it required to do him so. अगर अदालत ने किसी पार्टी को नोटिस किया कि भाई ये डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करो तो वो बाउंड है कि उसको पेश करो। आर्टिकल 160, using as evidence of document production of which was refused on notice. एक अदालत ने एक पार्टी से डॉक्यूमेंट मांगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप अदालत में इसको पेश करें। अगर ऑन नोटिस वो बंदा डॉक्यूमेंट पेश करने से इनकार करता है तो बाद में उस डॉक्यूमेंट को एज ए विटनेस एविडेंस वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करना चाहेगा तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट करेगा, अगर अदालत अलाउ करती है तो, या दूसरी पार्टी अलाउ करती है तो, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, दूसरी पार्टी भी तो ऑब्जेक्शन उठाती है। आर्टिकल 161, जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। आर्टिकल 161 बड़ा क्लियर है, जज किसी भी वक्त किसी भी गवाह से किसी भी पॉइंट पर कोई भी सवाल पूछ सकता है केस की किसी भी स्टेज। दैट्स इट, ओके। Article 62, no new trial for improper admission or rejection of evidence. According to Article 162, rejection of evidence पे या improper admission of evidence पे आपको लगता है कि मेरी evidence proper record नहीं,
या अदालत ने रिजेक्ट कर दी, उस एक पॉइंट पे सारे केस को नए सिरे से नहीं चलाया जाए। अगर आपको उस पॉइंट पर कोई एतराज है तो उसके ऊपर जाकर चैलेंज। आर्टिकल 163 acceptance or denial of claim on oath. When the plaintiff takes on oath support of his claim, the court shall, on the application of the plaintiff, call upon the defendant to deny the claim on oath. According to Article 163, अगर मुदई अपना मौकफ, अपना क्लेम बयान हल्फी के तौर पर मांगता है, बयान हल्फी देता है अपना क्लेम करने के लिए, तो अगर डिफेंडेंट ने भी उसका इनकार करना है तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ डिफेंडेंट भी ऑन ओथ इनकार करेंगे। ओके। Article 164 modern devices. Production of evidence that has become available because of modern devices. अब मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए जितनी भी एविडेंस है वो एडमिसिबल है, चाहे टेप हो, कैसेट हो, यूएसबी हो, डेटा हो, सीसीटीवी हो, व्हाट्सएप के आप स्क्रीनशॉट हो, कुछ भी हो, सारे एडमिसिबल है, वीडियो ऑडियो कुछ। ओके, ये इसमें नहीं लिखा हुआ, ये फर्दर इसके एक्सप्लेनेशन में जजमेंट्स में सारा एक्सप्लेन हुआ है। 165 ऑर्डर टू ओवरराइड अदर लॉ, ये कानूनी शहादत तमाम एविडेंस कानून को ओवरराइड करता है। और 166 ये लॉ क्या करता है, एविडेंस एक्ट को रिपील करता है। ये आपका कानूनी शहादत ऑर्डर था जिसको अभी हमने पढ़ने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल नए लेक्चर में नई चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए लेक्चर्स कंप्लीट हुआ, इंशाअल्लाह मिलते हैं कल 5 बजे।